Hi friends, welcome to Civil Staff. This is the second lecture in previous year question series of environment module. तो यहाँ पे हम कवर करेंगे लास्ट 25 years यानी 1995 से 2018 तक जो भी environment में important questions पूछे गए हैं उनको. So friends, as you already know, we have divided environment under 6 headings, that is the basic concepts and terminology, biodiversity, issues related to environment, environmental conservation techniques and initiative, national environmental legislations and organization, and last was international treaties and protocols. So we have already started with the first topic, that is the basic concepts and the terminology. सो फ्रेंड्स एज यू नो हमने इस चैप्टर को डिवाइड कर लिया है दो सेक्शंस में, टर्मिनोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोलॉजी, एंड द सेकंड सेक्शन इज द फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम. हमने पहले सेक्शन को अपनी पुरानी वीडियो में कवर कर लिया है. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखें. उससे आपके ये क्वेश्चंस ही कवर नहीं होंगे बल्कि उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स जो इस प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे. तो उस वीडियो को जरूर देखें. स्टार्ट करते हैं हमारे सेकेंड सेक्शन से, दैट इज द फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम. So friends, you know that ecosystem is the basic structural and functional unit of nature. बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सेल हमारी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी बॉडी की, वैसे ही इकोसिस्टम नेचर की होता है. सेल हमारी बॉडी में कुछ ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म करता है जो कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है. वैसे ही इकोसिस्टम भी कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है ताकि अर्थ की लाइफ यानी अर्थ एज अ होल चलता रहे, अर्थ पे लाइफ बनी रहे. तो क्या क्या है वो चार फंक्शंस है मेनली. वो चार फंक्शंस है एनर्जी फ्लो, होम्योस्टैसिस, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड इकोसिस्टम डेवलपमेंट. तो आज हम स्टडी करेंगे पहले दो फंक्शंस, दैट इज द एनर्जी फ्लो एंड होम्योस्टैसिस. So friends, we will be covering these functions with help of some questions today. Let us start with the first question for today. With reference to food chains and ecosystem, consider the following statements. तो हमें यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स दी गई है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? अ फूड चेन इलस्ट्रेट्स द ऑर्डर इन विच अ चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीड अपॉन ईच अदर. यानी फूड चेन क्या है? ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ऑर्डर जिसमें पता लगता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको खा रहा है. द सेकंड स्टेटमेंट, फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशंस ऑफ अ स्पीशीज. यानी फूड चेन क्या है? एक ही स्पीशीज के अंदर फाउंड की जाने वाली रिलेशन बिटवीन देयर पॉपुलेशंस. The third statement, a food chain illustrates the number of each organisms which are eaten by others. यानी सिर्फ organisms की listing ही नहीं बल्कि the number of organisms in each level is also known to us by food chain. तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? Which of the following statement is or are correct? One only, one and two only, one, two and three and none. तो to answer this question, you need to know what is a food chain. और आपको ये भी पता लगता है कि फूड चेन एज अ होल टॉपिक हमारी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. तो दिस वाज आस्क्ड इन बेसिकली प्रीलिम्स ऑफ 2013 एंड कैन बी रिपीटेड इन 2019 if by asking something else about food chain or a similar question to exactly know what is a food chain. So let's start with the explanation. So friends, let us start with the first question for today. पहला क्वेश्चन क्या है? With reference to the food chains and ecosystem, consider the following statements. तो पहली स्टेटमेंट क्या है? अ फूड चेन इलस्ट्रेट्स द ऑर्डर इन विच अ चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीड अपॉन ईच अदर. यानी फूड चेन क्या बताती है? एक ऑर्गेनिजम्स की ऐसी चेन जिसमें वो पता लगता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर किसको खा रहा है. द सेकंड ऑप्शन इज द फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशंस ऑफ अ स्पीशीज. यानी फूड चेन जो होती है एक ही स्पीशीज की पॉपुलेशन के बीच में अकर करती है. The third statement is a food chain illustrates the number of each organisms which are eaten by others. यानी फूड चेन से सिर्फ हमें ये पता नहीं लगता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म कौन से को खा रहा है बल्कि ये भी कि कितने ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में एट ईच लेवल. तो इसमें से हमें पता क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. तो हमें इनमें से तीन दो में से सही स्टेटमेंट बतानी है. पहला ऑप्शन है कि सिर्फ फर्स्ट सही है, सेकंड इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर राइट, थर्ड ऑप्शन इज ऑल ऑफ देम आर राइट एंड डी इज नॉन ऑफ दीज आर राइट. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फूड चेन क्या होता है, फूड चेन कैसे वर्क कर सकती है. सो फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन प्रीलिम्स ऑफ 2013 on the just the basic concept of what is a food chain. Similar questions can be repeated in the prelims of 2019 as well. So let us know what is a food chain and how it functions. So food chains are basically the part of the energy flow or function of the ecosystem. So let us know something more about energy flow. So the first thing is, what is an energy flow? Continuous supply and flow of energy required for the existence of an ecosystem is known as energy flow. यानी जो भी एनर्जी सप्लाई और फ्लो हो रही है इकोसिस्टम के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एनर्जी फ्लो को. आप इसको समझने के लिए एग्जांपल ले सकते हैं अपनी बॉडी का. तो अगर आपको अपनी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करना है या आपकी लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी आपको मिलती है आपके खाने से. जो भी आप फूड ईट करते हैं वो आपका एनर्जी सोर्स होता है.
सो वो एनर्जी आपने अपने फूड से ली, उसको आपके बॉडी पार्ट्स ने यानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ने उसे ऐसे फॉर्म में ब्रेक डाउन किया कि वो आपके बाकी जो ऑर्गन्स हैं उसे यूटिलाइज कर सके। एग्जाम्पल, हार्ट उसे पंपिंग के लिए यूज कर सके, ब्रेन उसे थिंकिंग के लिए यूज कर सके, आपकी मसल्स उसे मूवमेंट के लिए यूज कर सके। तो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम ने उसे कन्वर्ट किया, फिर हर बॉडी पार्ट ने उसे अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किया, और सिर्फ मॉडिफाई नहीं करा बल्कि आगे ट्रांसफर भी किया बाकी बॉडी ऑर्गन्स को, ताकि वो भी इसे यूज कर सके। तो क्या हो रहा है, एक सप्लाई हो रही है, एक फ्लो हो रही है एनर्जी की बॉडी के अंदर, ताकि बॉडी सही तरीके से चलती रहे, सारे फंक्शंस परफॉर्म करते रहे। इसी तरह से इकोसिस्टम में भी एनर्जी फ्लो बहुत जरूरी है। एनर्जी फ्लो स्टार्ट होता है सन से। सन हमारा इकोसिस्टम का मेन एनर्जी सोर्स है। वहां से हम एनर्जी डिराइव करते हैं, और हर ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी वहां से लेता है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, और उसे यूटिलाइज करता है ताकि वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करे, और ओवरऑल इकोसिस्टम भी चलता रहे। यानी हर ऑर्गेनिज्म ढंग से चलेंगे तो इकोसिस्टम एज अ होल भी ढंग से चलेगा। अब एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे एक फूड चेन का। इसमें दिखाया गया है कि सन, बेसिकली सन से 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी आ रही है, इसमें से 10 जूल्स ऑफ एनर्जी प्लांट्स ट्रैप कर पा रहे हैं। यानी प्लांट्स सारी की सारी एनर्जी नहीं ट्रैप कर पा रहे, सिर्फ 1%, दैट इज द 10 जूल्स ऑफ एनर्जी इज ओनली ट्रैप्ड एंड एब्जॉर्ब्ड इन प्लांट्स। तो ये प्लांट्स ने इसे एब्जॉर्ब किया, इसे यूटिलाइज किया और आगे ट्रांसफर कर दिया। जब इस रैबिट ने इस ग्रीन प्लांट को खाया तो उसकी एनर्जी उसके अंदर आ गई। इस रैबिट को 1 जूल ऑफ एनर्जी मिली। क्यों? क्योंकि जो बाकी 9 जूल्स थी वो लूज हो जाती है एनवायरमेंट में। जो भी प्लांट्स अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, लाइक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, या जो भी फंक्शंस प्लांट परफॉर्म करेंगे उसमें कुछ एनर्जी लॉसेस होंगे। सिमिलरली ये रैबिट भी कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेगा, जैसे कि चलना फिरना, दौड़ना, जो भी ये करेगा, खाना पीना, उसमें भी कुछ एनर्जी यूज हो जाएगी। तो उसके अलावा जो एनर्जी बचेगी वो स्टोर हो जाएगी इसके अंदर। जब ये ईगल इसे खाएगा तो उसके अंदर वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। यानी देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी, बट द अमाउंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। सो जिस एंगल से ये एनर्जी डिक्रीज होती है, तो उसे कहते हैं 10% रूल। यानी हर बार एनर्जी सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होगी, बाकी वो एनवायरमेंट में लॉस हो जाएगी। प्लस आपको ये ध्यान रखना है कि जो एनर्जी का फ्लो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। यानी सिर्फ टॉप टू बॉटम ही एनर्जी जाएगी। वो ये वापस नहीं हो सकता कि जो हॉक की एनर्जी है वो वापस ग्रीन प्लांट में चली जाए, या जो रैबिट की एनर्जी है वो वापस ग्रीन प्लांट में चली जाए। यानी एनर्जी का फ्लो कॉन्टिन्यूअस यूनिडायरेक्शनल होता है। सो इन इंटरेक्शंस को समझने के लिए हमने हेल्प लेते हैं ट्रॉफिक लेवल्स की। सो नाउ ट्रॉफिक लेवल क्या है? ट्रॉफिक लेवल अभी हमने देखा कि जब एक एनर्जी फ्लो कर रही थी तो कुछ कुछ स्टेप्स में फ्लो कर रही, तो वो जो स्टेप्स थे, हर लेवल जो था वो एक ट्रॉफिक लेवल को डिनोट करता था। तो अब ट्रॉफिक लेवल की इंपॉर्टेंस क्या है? ट्रॉफिक लेवल से हमें पता लगता है कि एक ऑर्गेनिज्म की एक इकोसिस्टम में या एक फूड चेन में क्या जगह है, वो हमें पता लगता है ट्रॉफिक लेवल से। तो आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने एक टर्म पढ़ी थी, इकोलॉजिकल नीश। तो नीश हमें क्या बताता था? एक ऑर्गेनिज्म का रोल प्लस उसका हैबिटेट। यानी सिर्फ उसका फंक्शनल रोल ही नहीं बल्कि उसका कहाँ वो रहता है, उसका फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, वो भी हमें पता लग रहा था अगर हम नीश देख रहे थे। लेकिन जो ट्रॉफिक लेवल है उससे हमें हैबिटेट नहीं पता लगता, हमें सिर्फ उसका रोल पता लगता है। सो प्लीज नोट दिस थिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रॉफिक लेवल एंड इकोलॉजिकल नीश। तो अगर आपसे सिर्फ रोल पूछा है तो आंसर होगा ट्रॉफिक लेवल। अगर आपसे रोल और एड्रेस दोनों पूछा है तो वो होगा नीश, और सिर्फ एड्रेस पूछा है तो वो होगा हैबिटेट। अब जो क्योंकि ये स्टेप वाइज इंटरेक्शन हो रही है ऑर्गेनिज्म की ट्रॉफिक लेवल्स में, तो ये आपस में जैसे इंटरेक्ट करते हैं उसको दिखाने के 3 तरीके होते हैं। तो वो 3 तरीके क्या हैं? बेसिकली पिरामिडल शेप इंटरेक्शंस हमें दिखा सकते हैं विद हेल्प ऑफ एन इकोलॉजिकल पिरामिड। Second can be interconnected chains that can be through a food web, and lastly it can be a linear chain that is a food chain. तो ये 3 तरीके होते हैं ट्रॉफिक लेवल्स को दिखाने के। अब इससे पहले कि हम देखें कि ट्रॉफिक लेवल्स को कैसे कैसे रिप्रेजेंट होता है, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होता है, या पिरामिड क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि इन सब में ये जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं। वो बेसिकली 6 मेजर टाइप्स के हो सकते हैं। द फर्स्ट इज प्रोड्यूसर। तो हमने देखा था किसी भी इकोसिस्टम को अपनी एनर्जी सन से मिलती है। तो सन हमारा सबसे मेन सोर्स है एनर्जी का। इट इज द ओनली वे वी डिराइव एनर्जी, मैक्सिमम ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज डिराइव्ड बाय सन। तो जो सन से हमें डायरेक्ट एनर्जी जो हम ले सकते हैं, आप या ह्यूमंस या फिर बाकी ऑर्गेनिजम्स नहीं ले सकते। दिस कैन बी ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रोड्यूसर्स।
तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो डायरेक्टली सन से अपनी एनर्जी टैप करते हैं, उनको किसी भी और ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम उन्हें ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट एंड बैक्टीरिया। तो जो ऑर्गेनिजम्स अपनी एनर्जी डायरेक्टली सन से डिराइव करते हैं, हम उन्हें प्रोड्यूसर्स या फिर ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। नाउ दी सेकेंडरी लेवल, सेकेंड लेवल होता है हर्बीवोरस या फिर प्राइमरी कंज्यूमर। कंज्यूमर इसलिए क्योंकि ये कंज्यूम कर रहे हैं किसी और ऑर्गेनिज्म को या किसी और लिविंग थिंग को, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। हर्बीवोरस इसलिए क्योंकि ये ग्रीन प्लांट्स को खा रहे हैं, तो ये हर्बीवोरस हो गए। तो ये अपनी एनर्जी गेन करेंगे प्रोड्यूसर्स के थ्रू। और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्रास हॉपर्स, काउज, बफलोज। तो जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो होंगे हर्बीवोर्स। नाउ दी थर्ड लेवल होता है प्राइमरी कार्निवोर्स या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा रहे हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे, या फिर जो हर्बीवोर्स को खा रहे हैं वो प्राइमरी कार्निवोर्स होंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? इसके एग्जाम्पल्स होते हैं वुल्व्स, स्पाइडर्स, वॉबीज, ब्लूबर्ड्स, यानी जो छोटे कार्निवोर्स हैं बेसिकली वो इसके अंदर आते हैं। नाउ दी फोर्थ लेवल इज टर्शरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कार्निवोर्स, यानी जो सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर प्राइमरी कार्निवोर्स को खा रहे हैं वो हमारे सेकेंडरी कार्निवोर्स होंगे। इसके एग्जाम्पल्स होंगे वेल्स, फैल्कन्स, ईगल्स, या ये सब जो होंगे हमारे सेकेंडरी कार्निवोर्स में आ जाएंगे। समटाइम्स it may be possible that there is another level of organisms involved in the food chain that can be the apex predators like vultures, eagles, owls in this case. तो ये मैक्सिमम जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वो जनरली 4 या 5 होते हैं एक इकोसिस्टम की, एक फूड चेन में। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे जब सन से एनर्जी आ रही है इस एग्जाम्पल में तो वो 1000 जूल है, लेकिन with each level just 10% of the energy transfers, यानी ग्रास ने तो 1000 जूल एनर्जी ट्रैप की, लेकिन ग्रास हॉपर को सिर्फ 100 जूल मिली, ब्लू बर्ड को 10 जाउल्स मिली, स्नेक को 1 जाउल, और आउल तक आते आते वो सिर्फ 0.1 जाउल रहेगी, जो कि बहुत ही कम एनर्जी है। और इससे ज्यादा अगर एनर्जी ट्रांसफर कम अगली लेवल पे जाएगी तो वो सिर्फ 0.01 जाउल्स होगी, जो कि अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए काफी नहीं है। तो जनरली फूड चेन्स की मैक्सिमम लेंथ 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल्स ही होती है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि हर जो लेवल है एक पिछले लेवल पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, उसका और कोई सोर्स नहीं है। बट जनरली ऐसा नहीं होता। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं ह्यूमंस का। ह्यूमंस सिर्फ वेजिटेरियंस यानी सिर्फ प्लांट्स या उसके पार्ट्स को नहीं खाते, वो फ्लैश भी खाते हैं, वो मीट भी खाते हैं। तो वो क्या हुए? वो हुए ओमनीवोर्स। तो जो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल से अपनी एनर्जी को डिराइव करते हैं वो होते हैं ओमनीवोर्स, या वो होते हैं ओमनीवोर्स। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? ह्यूमंस, बियर्स, एक्सेट्रा। तो ये सब ओमनीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। नाउ द लास्ट सेट ऑफ ट्रॉफिक लेवल इज डेट्रीवोर्स और डीकम्पोजर्स। तो आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कुछ मशरूम्स यानी फंजाई को दिखाया गया है, उनको हमने डीकम्पोजर्स कहा है। डीकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बेसिकली डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, यानी ये सारे ऑर्गेनिज्म जब मर जाते हैं, डिके होने लग जाते हैं, तो वो जो और फूड बनेगा उससे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ग्रास हो, चाहे वो वल्चर हो, चाहे स्नेक हो, या कुछ भी हो, वो अगर उसे डीकम्पोजर्स ने डीकम्पोज डेड फॉर्म में ट्रैप किया है तो वो होंगे डीकम्पोजर्स। तो बेसिकली ये क्या होगा? ये किसी भी लेवल से एग्जैक्टली एक लेवल को बिलोंग नहीं करते, ये मल्टीपल लेवल्स को बिलोंग करते हैं। तो इसलिए इसको हम जनरली अपनी चेन से अलग ही दिखाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं फंजाई, बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म्स एक्सेट्रा। तो जो फंजाई बैक्टीरिया है उनको हम डीकम्पोजर्स की कैटेगरी में रखते हैं, जो अर्थवॉर्म वल्चर्स होते हैं उनको हम डेट्रीवोर्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन डेट्रीवोर्स एंड डीकम्पोजर्स, वो हम आगे देखेंगे। नाउ आपको याद होगा कि हमने कहा था कि एनर्जी फ्लो को दिखाने के 3 तरीके होते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स को, इंटरेक्शंस को दिखाने के 3 तरीके हैं। द फर्स्ट वे वाज फूड चेन। तो फूड चेन क्या है? फूड चेन इज बेसिकली अ ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स थ्रू सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन लिंक, यानी एक ये चेन की तरह है जिसमें पता लगता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है। तो ये बेसिकली एक फूड सीक्वेंस हो गई। तो ये फूड चेन होती है। इसमें हर जो लेवल है यानी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये एक ट्रॉफिक लेवल है। तो जो ये फूड चेन होती है बेसिकली 2 टाइप्स की हो सकती हैं, ग्रेजिंग फूड चेन या फिर डेट्रिटस फूड चेन। तो ग्रेजिंग ये इनका बेसिस क्या है कि इनका स्टार्टिंग ऑर्गेनिज्म क्या है, तो हम इनके बारे में आगे देखेंगे।
सो नाउ व्हाट इज ग्रेजिंग फूड चेन? ग्रेजिंग फूड चेन, जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, ग्रेजिंग कौन से एनिमल्स करते हैं? बेसिकली जो हर्बीवोर्स होते हैं, यानी जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। तो यहीं से आपको पता लगेगा ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है। तो इसमें जो काउ, बफेलो यानी जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, वो किसे खा रहे हैं? प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स को, यानी ग्रीन प्लांट्स को या उसके पार्ट्स को, लाइक स्टेम, रूट्स या जो भी है। तो ये होंगे हमारे ग्रेजिंग फूड चेन्स के पार्टिसिपेंट्स। तो अब जो ग्रेजिंग फूड चेन्स है वो फर्दर दो टाइप्स की होती है ऑन द बेसिस ऑफ द इकोसिस्टम। लाइक वो इकोसिस्टम लैंड बेस्ड इकोसिस्टम है या फिर वाटर बेस्ड एक्वाटिक इकोसिस्टम है। तो बेसिकली ग्रेजिंग फूड चेन्स फर्दर दो टाइप्स की होती है, दैट इज द टेरेस्ट्रियल ग्रेजिंग फूड चेन और द एक्वाटिक ग्रेजिंग फूड चेन। तो टेरेस्ट्रियल ग्रेजिंग फूड चेन का एक एग्जाम्पल क्या होगा? प्लांट्स, जैसे कि कोई फ्लावर है, उसे कौन खा रहा है? बीज खा रही है, हनी बीज खा रही है। फर्दर that honeybee is being eaten by a rat or a squirrel, which is further being eaten by a snake, and finally the snake is being eaten by a hawk or eagle. तो ये होगी एक terrestrial grazing food chain. सिमिलरली अगर हम एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें तो वहां पे जो स्टार्टिंग ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन जो होता है उसको कौन खाता है? जू प्लैंक्टन। तो ये बेसिकली प्लैंक्टन्स के दो टाइप है, फाइटोप्लैंक्टन या जू प्लैंक्टन। जो फाइटोप्लैंक्टन्स है दे आर कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड्स। सो ये क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम के। तो ये बेसिकली एक इकोसिस्टम की जो स्टार्टिंग पॉइंट है, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। इसको कौन खा रहा है? जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन्स को खा रही है स्मॉल फिशेस को खा रही है लार्ज फिशेस, एंड फाइनली दे आर बीइंग कंज्यूम्ड बाय व्हेल्स। तो ये जो हो गए व्हेल्स, और जो यहाँ पे हॉक्स थे वो क्वाटरनरी कंज्यूमर्स हो गए। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? प्राइमरी प्रोड्यूसर से, और एंड हो रहा है क्वाटरनरी कंज्यूमर्स पे। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन्स. So now the second type of the food chain, that is the detritus food chain. Detritus food chain जो है, आपको पता लगेगा वर्ड detritus से। detritus का मतलब होता है dead decaying part और ऑर्गेनिक मैटर और एनिमल्स। तो यहाँ जो फूड चेन जिसका स्टार्टिंग पार्ट डेड डिकेड पार्ट होगा तो उसे हम कहेंगे डेट्रिटस फूड चेन। सो आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एक एग्जाम्पल है डेट्रिटस फूड चेन का। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एक डेड ओक लीफ से। उसको कौन खा रहा है? एक अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म क्योंकि डेड ऑर्गेनिज्म को खा रहा है तो ये क्या हुआ? एक डेट्रीवोर। फर्दर जो ये अर्थवॉर्म है, दिस इज बीइंग ईटन बाय अ श्रू, एंड श्रू को कौन खा रहा है? हॉक। सो ये हो गई एक डेट्रिटस फूड चेन। अब जरूरी नहीं है हमने जो दो टाइप्स की इकोसिस्टम पढ़ी, ग्रेजिंग फूड चेन्स पढ़े और डेट्रिटस फूड चेन पढ़े, कि इंडिपेंडेंट हो। जनरली दे आर कनेक्टेड। क्यों? क्योंकि जो डेड डिकेइंग पार्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं से आते हैं। सो ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। तो जो वेस्ट पार्ट है, क्योंकि इन्हीं ऑर्गेनिज्म से कहीं ना कहीं बन रहा है, तो जो जहां पे ये खत्म होती है ग्रेजिंग फूड चेन, वहीं से इसी का एक कनेक्टिंग लिंक बनता है डेट्रिटस फूड चेन से। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो अर्थवॉर्म था वो फर्दर ईट हो रहा था एक इंसेक्टिवोरस बर्ड से, एंड दैट वाज बीइंग ईटन बाय अ हॉक। सो यहाँ पे भी एक कनेक्शन शो हो रहा है कि ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन आर नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और एक और पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है, ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की तरह आपको पूछ सकते हैं कि किसमें एनर्जी ज्यादा यूज होती है? ग्रेजिंग फूड चेन में ज्यादा एनर्जी यूज होती है या डेट्रिटस फूड चेन में? सो ये क्या होता है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम जो होते हैं वहां पे तो ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है मेजर कॉन्ड्यूट होता है एनर्जी फ्लो का। यानी जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसमें ग्रेजिंग फूड चेन एनर्जी ज्यादा फ्लो करता है, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं वहां पे डेट्रिटस फूड चेन में ज्यादा एनर्जी फ्लो होता है। So do remember this fact. This can be any time be asked in your prelims facts. तो जो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं तो वहां पे आपको इंटरचेंज करके ये फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में डेट्रिटस फूड चेन ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करती है रादर देन टेरेस्ट्रियल। सो ये एक स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स। नाउ द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन हमें कैसे दिखाते हैं? हमें फूड वेब्स के थ्रू दिखाते हैं। तो फूड वेब क्या होती है? फूड वेब इज बेसिकली द मल्टीपल इंटरलिंक्ड फूड चेन्स। यानी जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक हो जाते हैं किसी, क्योंकि उनमें काफी सारे ऑर्गेनिजम्स कॉमन हो सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे एक फूड वेब। और फूड वेब से हमें, आपने देखा था कि फूड चेन में सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म के लिए एक ऑल्टरनेटिव था दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए, इट वाज सोनली डिपेंडेंट ऑन वन ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जो स्क्विड है, इट कैन आइदर ईट अ सील और अ सीगुल और अ krill। तो उसके लिए तीन सोर्सेज हो गए हैं फूड के लिए, इसलिए हम कहेंगे कि फूड वेब इज मोर प्रैक्टिकल इफ वी स्टडी अ इकोसिस्टम रादर देन अ फूड चेन, क्योंकि इसमें सारे इंटरेक्शंस हमें दिखाएंगे।
और जो फूड वेब होता है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप जो एज ए ह्यूमन हम सीजनली अपना फूड चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंटर्स में हम राबी क्रॉप्स खाते हैं लाइक वीट मस्टर्ड, लेकिन जब समर सीजन होता है तो खारिफ क्रॉप्स खाते हैं लाइक राइस बाजरा जवार। तो ये जो होती है एक सीजनल वेरिएशन भी हमें शो होती है एक्वाटिक जो फूड वेब्स होते हैं। फूड वेब्स भी दो टाइप्स के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इकोसिस्टम। इट कैन बी एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल। तो यहाँ पे हमने दोनों को एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक्वाटिक फूड वेब का क्या है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट हमने अभी देखा था, क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स भी बहुत तरीके के होते हैं। दे कैन बी डाइएटम्स, दे कैन बी डाइनोफ्लैजेलेट्स, एनी काइंड ऑफ यूनिसेल्युलर ग्रीन प्लांट ऑर्गेनिज्म कैन बी फाइटोप्लैंक्टन्स। तो ये इनको कौन खा रहा है, फर्दर क्रिल खा रही है, या फिर इनको पेंगुइन्स खा रहे हैं, या इनको कुछ, तो these are which krills or penguins is further being eaten by a seal is being eaten by a squid। तो ये जो है एक मल्टीपल लेवल इंटरेक्शन है aquatic food web में। सिमिलरली अगर हम टेरेस्ट्रियल फूड वेब की बात करें तो उसका स्टार्टिंग प्लांट क्या होगा, या तो प्लांट्स होंगे या ट्रीज होगा, या फिर कोई मेज क्रॉप्स। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करें जैसे फार्मलैंड्स, तो वहां पे क्रॉप्स जो होते हैं, पेस्ट जो होते हैं, वो हमारी क्रॉप्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो वो जो सारे ऑप्शंस एक स्टार्टिंग पॉइंट पे हो सकते हैं, वो हमारा टेरेस्ट्रियल फूड वेब दिखाता है। Now the last type of representation would be ecological pyramids। तो पिरामिड क्या है, एक बेसिकली एक शेप है, ट्राइंगुलर शेप है। उससे हमें पता लग रहा है कि ट्रॉफिक लेवल्स कैसे ऑर्गेनाइज है। प्लस ये जो अभी तक हमने जो ऑर्गेनिजम्स देखे थे फूड चेन या फूड वेब, उसमें हम एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे, हम वैरायटी बहुत कम बात कर रहे थे। जो अगर हमने शो भी किया था तो फूड वेब में बात करें तो फूड वेब्स वो बेटर देन फूड चेन, लेकिन फूड वेब्स में भी बहुत प्रॉब्लम्स थी। क्यों? क्योंकि उनमें सिर्फ हमें ऑर्गेनिजम्स की वेरिएशंस शो हो रही थी, हमें ये नहीं पता लग रहा था कि एनर्जी कैसे चेंज कर रही है, या उनका नंबर एग्जैक्टली कौन सा ऑर्गेनिज्म ज्यादा है कौन सा कम है, प्रोड्यूसर ज्यादा है या फिर कंज्यूमर ज्यादा है। हमें बस एक ऑप्शंस पता लग रहे थे, बट वो क्योंकि इतना इंटरकनेक्टेड था, इतना इंटरमिंगल्ड था, हमें एग्जैक्टली नहीं पता लग रहा था कि उसमें कौन ज्यादा है कौन कम है। तो इसलिए हम पिरामिड्स यूज करते हैं। पिरामिड से हमें शेप पता लगती है, हमें नंबर्स पता लगते हैं, हमें मासेस पता लगता है। तो उनका बेटर एक सबसे बेस्ट जो रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं इकोलॉजिस्ट, उससे वो होती हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो ये जो पिरामिड्स होते हैं बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं अगर हम बात करें। फर्स्ट इज द पिरामिड ऑफ नंबर्स, सेकंड इज पिरामिड ऑफ बायोमास, एंड थर्ड इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी और प्रोडक्टिविटी। So the first type, that is a pyramid of numbers. So pyramid of numbers represents a total number of individuals of different species at each trophic level। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे different species हैं एक ही लेवल पे। आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये एक पिरामिड बना हुआ है, इसमें एक ही स्पीशीज के बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, यानी यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स भी हैं, ट्रीज भी हैं, बहुत सब कुछ है। तो जो भी प्रोड्यूसर्स हैं वो सब दिखाए गए हैं डिफरेंट स्पीशीज के। सिमिलरली हर्बीवोर्स, सिमिलरली कार्निवोर्स, यहाँ पे सेकेंडरी कार्निवोर्स एंड टॉप कार्निवोर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर आपको पता लगता है कि किसका नंबर सबसे ज्यादा है इकोसिस्टम में। तो हम क्या डिराइव कर सकते हैं, अगर एक पिरामिड अपराइट है यानी एक सीधा पिरामिड है, तो इसका मतलब क्या है, प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा है उस इकोसिस्टम में और टॉप कार्निवोर सबसे कम है। अब ये तो हो गया एक नॉर्मल पिरामिड शेप, बट जरूरी नहीं है कि पिरामिड हमेशा अपराइट भी हो, वो डिफरेंट शेप्स का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी अपराइट एज वेल एज इन्वर्टेड। तो अपराइट पिरामिड्स कहाँ पे होते हैं, वो जनरली होते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम में या पॉन्ड बेस्ड इकोसिस्टम में। बट अगर हम बात करें पैरासिटिक इकोसिस्टम्स की, जहां पे पैरासाइट्स की हम बात करते हैं, तो वहां पे इन्वर्टेड इकोसिस्टम होता है। कैसे? जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं एक फॉरेस्ट में एक सिंगल ट्री का। तो एक सिंगल ट्री पे बहुत सारी बर्ड्स रहती हैं। उन बर्ड्स पे एक बर्ड, क्योंकि हम सिर्फ एक ट्री की बात करें तो प्रोड्यूसर्स का नंबर सबसे कम हो गया, लेकिन क्योंकि बर्ड्स वहां पे उस पे बहुत सारी बर्ड्स रह रही है तो उनका नंबर ज्यादा हो गया। फर्दर बर्ड्स आर बीइंग ईटन बाय पैरासाइट्स। तो फर्दर क्योंकि पैरासाइट्स की रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होती है, आपको पता है वो बाइनरी फिजन या फिर मल्टीपल फिजन से बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उनका नंबर और भी ज्यादा होगा। उनको कंज्यूम कर रहे हैं हाइपर पैरासाइट्स, उनका नंबर और भी ज्यादा होगा। तो ये बेसिकली एक इन्वर्टेड पिरामिड बन गया। इसमें नंबर जो है वो डिक्रीज नहीं कर रहा, इंक्रीज कर रहा है एज वी गो अप द ट्रॉफिक लेवल। यहाँ पे जब ऊपर जाने ट्रॉफिक लेवल पे तो नंबर डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है।
अब इन दोनों की एक मिक्सचर हो सकता है स्पिंडल शेप्ड इकोसिस्टम, जो कि हम सिमिलरली केस में ही होता है, यानी सिंगल ट्री बेस्ड इकोसिस्टम में ही होता है, जहां पे एक ट्री पे बहुत सारी बर्ड्स रह रही हैं। वो बर्ड उस बर्ड पे हो सकता है कि वहां पे सिर्फ, अगर हम उस ट्री की बात करें, बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं, यानी अगर हम नीचे की बात करें, यानी रूट्स की बात करें, तो वहां पे वर्म्स वगैरह या बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स होंगे। लेकिन बीच की बात करें तो वहां ब्रांचेस और लीव्स पे हो सकती है स्मॉल बर्ड्स हो। लेकिन टॉप पे अगर वो ट्री बहुत ही लंबा है तो वहां पे कार्निवोर्स रह सकता है। सो जो नंबर है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है, कभी वो बढ़ रहा है, कभी वो कम हो रहा है। तो इस टाइप के इकोसिस्टम की बात करें तो वो होगा एक स्पिंडल शेप इकोसिस्टम। तो अभी आपने देखा कि ये नंबर जो है चेंज कर रहा है, और तो हम एग्जैक्टली इस पिरामिड की शेप को फिक्स नहीं कर पाए। सो दो दिस इज बेटर देन अ फूड चेन और अ फूड वेब, कि हमें कुछ आइडिया मिल रहा है बट इट इज नॉट ऑलवेज फिक्स्ड। तो हम इससे बेटर रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास की। अब पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है, इसमें हम रिप्रेजेंटेशन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स की नहीं करते, उनकी वेट की करते हैं। तो ये जो होता है इट ओवरकम्स द साइज डिफरेंस प्रॉब्लम, यानी ऐसा नहीं होगा कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे हैं तो उनका नंबर ज्यादा हो जाएगा और बड़े ऑर्गेनिजम्स का नंबर हमेशा कम होता है तो ये हमेशा एक ही शेप का रहेगा। नहीं, हम उनका वेट एज अ होल देख रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन वाइज थोड़ा आसान रहता है एज कंपेयर टू पिरामिड ऑफ नंबर्स। अब ये भी दो टाइप का होता है, आपको पता ही है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में इट इज मोस्टली अपराइट, बट एक्वाटिक इकोसिस्टम में इट इज इन्वर्टेड। अभी हमने पीछे पिरामिड ऑफ नंबर्स में देखा था कि पॉन्ड इकोसिस्टम वाज आल्सो अपराइट, लेकिन एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो इन्वर्टेड होता है। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, जो पिरामिड ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है दैट इज अपराइट, प्रोड्यूसर्स का वेट है 1000 केजीज, हर्बीवोरस का 100 केजीज, प्राइमरी कार्निवोर्स का 10 केजीज और टॉप कार्निवोर का 1 केजी। तो यहाँ पे जो हम वेट है ये बेसिकली बायोमास है, ड्राई कंटेंट लेते हैं, उसको हमने मेजर किया है और हर लेवल पे डाला है। लेकिन जब हम एक्वाटिक इकोसिस्टम्स की बात करते हैं तो इट इज इन्वर्टेड। प्रोड्यूसर्स का वेट सबसे कम होता है 4 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर। हर्बीवोर्स की बात करें यानी स्मॉल फिशेस की बात करें तो दैट इज 8 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर। कार्निवोर्स यानी लार्ज फिशेस वेल्स की बात करें तो 12 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर। यानी ये जो है ये इंक्रीज कर रहा है वेट, तो इट विल बी इन्वर्टेड पिरामिड। नाउ सो अगेन द प्रॉब्लम परसिस्ट कि जो शेप है अभी भी फिक्स नहीं हो पाई है, दो इट इज आइदर इन्वर्टेड और अपराइट। तो बीच में कोई स्पिंडल शेप तो नहीं है, लेकिन स्टिल इट कैन बी एनी आइदर ऑफ दीज टू। सो द बेस्ट मेथड वुड बी पिरामिड ऑफ एनर्जी। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एनर्जी का जो फ्लो होता है इट इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। तो एनर्जी का जो फ्लो है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, प्लस जो एनर्जी जब वो ट्रांसफर करती है तो हमेशा डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि हमेशा 10% रूल वैलिड होता है। तो जब भी एनर्जी अगर प्रोड्यूसर्स को 10,000 जॉल्स मिल रहा है तो नेक्स्ट लेवल के लिए कम होगा, उसका 10% ही अवेलेबल होगा। तो इस बेसिस पे हमारा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन रहता है एनर्जी फूड पिरामिड्स। तो ये हम जनरली इकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, बट इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसकी क्या लिमिटेशंस हैं कि जो स्पीशीज दोनों ट्रॉफिक लेवल्स पे आ सकती है, लाइक हमने ओमनीवोर्स को पढ़ा था, हमने डीकम्पोजर्स डेट्रीवोर्स को पढ़ा था, तो उसको रिप्रेजेंटेशन, उनकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी मुश्किल होती है इन पिरामिड्स में, तो हम उनको रिप्रेजेंट नहीं करते। ये इस पिरामिडल बेस्ड रिप्रेजेंटेशन की सबसे बड़ी खामी है। हालांकि कई बार डीकम्पोजर्स को हम एज अ बेस ले लेते हैं, बट दिस इज ऑल्सो नॉट absolutely right because decomposers can work at any level. So ये जो decomposers और omnivores को represent नहीं कर पाते हैं, ये इसकी सबसे बड़ी problem है। Now let's try to answer the question that we had started. With reference to the food chains in ecosystem, consider the following statements. A food chain illustrates the order in which a chain of organisms feed upon each other. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फूड चेन से हमें क्या पता लगता है कि कौन ऑर्गेनिज्म किसको खा रहा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गई। सेकेंड स्टेटमेंट, अ फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही स्पीशीज की बात करी गई है, तो फूड चेन में मल्टीपल स्पीशीज होती है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। Now the third statement, a food chain illustrates the number of each organisms which are eaten by other. तो अभी हमने पढ़ा था कि फूड चेन से हमें नंबर नहीं पता लगता, हमें सिर्फ पिरामिड के केस में पता लगता है कि नंबर इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज। तो दिस वुड अगेन बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नाउ लेट अस चेक वेदर द क्वेश्चन आस्क्स अस करेक्ट स्टेटमेंट्स और इनकरेक्ट। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सो ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो द आंसर वुड बी ए, दैट इज 1 only. Now the second question for today,
That is, with reference to the food chains and ecosystem, which of the following kinds of organism is or are known as decomposer organisms? तो इनमें से कौन से ऐसे हैं जो decomposers होते हैं? वायरसेस, फंजाई, बैक्टीरिया, हमें वो बताना है. तो हमें करेक्ट कोड बताना है कि इनमें से कौन कौन से decomposers होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन. तो अभी हमने पढ़ा था, जब हमने फूड चेन्स करी थी, तो डीकम्पोजर्स क्या होते हैं. हमने पढ़ा था बेसिकली डीकम्पोजर्स एंड डेट्रीवोरस सेम काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड डिकेड प्लांट्स पे होते हैं, फीड करते हैं. सो लेकिन देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन डेट्रीवोरस एंड डीकम्पोजर्स. हमारे लिए वो जानना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. डेट्रीवोरस वो होते हैं जो डायरेक्टली फीड करते हैं, इंजेस्ट करते हैं डेड मटेरियल को, यानी वो जो उसकी डीकम्पोजिशन करेंगे वो अपने इंटरनल बॉडी मैकेनिज्म से करेंगे. लेकिन जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, यानी जब वो ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से डेड हो जाएगा, डिके हो जाएगा, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे विद केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस वो उसको ब्रेक डाउन करेगा मैटर को विदाउट इंजेस्टिंग इट. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, विदाउट इंजेस्टिंग इट. डीकम्पोजर्स जो अपना फूड होते हैं वो इंजेस्ट नहीं करते, जबकि डेट्रीवोरस जो होते हैं अपने फूड को इंजेस्ट करते हैं. सो डेट्रीवोरस के एग्जांपल्स होते हैं अर्थवॉर्म्स, ईगल्स, वल्चर्स, स्कैवेंजर्स. लेकिन अगर हम डीकम्पोजर्स की बात करें तो वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज फंजाई एंड बैक्टीरिया. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट. With reference to the food chains and ecosystem, which of the following organism is or are known as decomposer? तो decomposers कौन होंगे? Viruses are not decomposers. Viruses are basically semi-living organisms. ये तो directly living भी नहीं होते, ये तभी living होंगे जब इनको कोई एक ऐसा organism मिलेगा जिन पे ये directly feed कर सके, तभी ये activate होते हैं. तो this is not a living. So ये तो option rule out directly भी कर सकते हैं आप. The answer would be 2 and 3 only. So answer would be B. Now the third question for today. Which one of the following is the correct sequence of a food chain? A. Diatoms, crustaceans, herrings. B. Crustaceans, diatoms, herrings. C. Diatoms, herrings, crustaceans. And D is crustaceans, herrings and diatoms. तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था प्रीलिम 2014 के अंदर. तो टू आंसर दिस क्वेश्चन यू नीड टू नो which of these is a producer, which is a consumer, which is a primary consumer, which is a secondary consumer. तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में कौन प्राइमरी कंज्यूमर हो सकता है, सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकता है. सो लेट अस स्टडी समथिंग मोर अबाउट एक्वाटिक फूड चेन्स. सो क्योंकि एक्वाटिक फूड चेन्स में बेसिकली बहुत सारी फूड चेन्स बन सकती हैं, तो हम जब भी एक्वाटिक फूड चेन्स के कॉम्बिनेशंस को स्टडी करते हैं तो हम यूज करते हैं एक्वाटिक फूड वेब को. तो एक्वाटिक फूड वेब क्या होगा, जब बहुत सारी कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे इन एक्वाटिक फूड चेन्स की, तो उसे कहेंगे हम एक एक्वाटिक फूड वेब. सो जो एक्वाटिक फूड वेब्स होते हैं उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक फाइटोप्लैंक्टन. फाइटोप्लैंक्टन्स 4 तरीके के हो सकते हैं. दीज आर मेनली डायाटम्स, कोकोलिथोफोर्स, साइनोबैक्टीरियाज एंड डाइनोफ्लैजेलेट्स. तो इनमें से कुछ एल्गीज हैं और कुछ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरियाज हैं. तो ये जो एल्गीज या बैक्टीरियाज हैं ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम में. क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली सन की एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस और एक्वाटिक फूड चेन को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं. तो हमें पता लगा कि फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं. अब हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर दीज टर्म्स क्रस्टेशियंस एंड हेरिंग मीन. तो जो क्रस्टेशियंस होते हैं ये भी एक टाइप ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं which belong to the taxon of arthropoda. तो जो आर्थ्रोपोडा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रस्टेशियंस. इसके कॉमन एग्जांपल्स जो आपने बहुत सुने होंगे वो होंगे क्रैब्स, लॉबस्टर्स, क्रिल, श्रिम्प. तो ये जो छोटे छोटे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो होंगे पार्ट किसका, क्रस्टेशियंस का. अब नाउ दी थर्ड टर्म दैट वी लिसन्ड इन दिस क्वेश्चन वाज हेरिंग. तो हेरिंग क्या होती है, हेरिंग रेफर्स टू अ स्मॉल फिश. बेसिकली एक फिश की टाइप है हेरिंग. तो आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि जो फ्लाइटोप्लैंक्टन था दैट इज बीइंग ईटन बाय क्रिल. Krill is being eaten by a herring और by a anchovy. तो anchovy भी एक टाइप की फिश है, herring भी एक टाइप की फिश है. इसको फर्दर कौन ईट कर रहा है, एक बर्ड जो फिश ईटिंग बर्ड है दैट इज गुल. तो ये जो हो गई एक एक्वाटिक फूड वेब हो गई. तो इससे हमें पता लगता है कि क्या एक एग्जाम्पल है बेसिकली जिसमें 2 एक्वाटिक फूड चेन्स दिखाई गई हैं. So now let us answer this question. Which one of the following is the correct sequence of a food chain? So
अब सबसे पहले हम इसके बेस्ट वे होगा, क्योंकि इसके ऑप्शंस बहुत ही कंफ्यूजिंग है, सो बेस्ट वे होगा एलिमिनेशन। तो हमें पता है कि हमारी फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी। तो हमारे प्रोड्यूसर्स एक्वाटिक फूड चेन की बात करें तो उसमें होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। अभी हमने पढ़ा कि फाइटोप्लैंक्टन्स 4 तरीके होते हैं, उनमें से एक था डायटम। तो क्योंकि सिर्फ ए और सी ऑप्शन ही डायटम से स्टार्ट हो रहा है, तो वी कैन डायरेक्टली रूल आउट बी एंड डी। अब ए और बी में से हम देखते हैं कि हमारा सही आंसर कौन सा है। डायटम्स आर बीइंग कंज्यूम्ड बाय क्रस्टेशियंस एंड क्रस्टेशियंस आर बीइंग कंज्यूम्ड बाय हेरिंग। तो क्रस्टेशियंस में अभी हमने पढ़ा था कि एग्जांपल्स होते हैं क्रिल, क्रैब, तो ये सब जो होते हैं क्रस्टेशियंस। और अभी हमने एक एग्जांपल देखा भी था जिसमें डायटम्स यानी फाइटोप्लैंक्टन्स वर बीन ईटन बाय क्रिल व्हिच वाज ईटन बाय अ फिश। तो ए वुड बी द राइट आंसर इन दिस केस। So now the next question for today. A pesticide which is chlorinated hydrocarbon is sprayed on a food crop. The food chain is food crop being eaten by a rat, being eaten by a snake, which is further being eaten by a hawk. In this food chain, the highest concentration of this pesticide would accumulate in which one of the following? This was asked in prelim of 2010. The options were A, food crop, B, rat, C, snake, and D, hawk. So now to answer this question, you need to know how the concentration of pesticides changes as it travels from one trophic level of to the other in a food chain. So let us see this. यहाँ पे हम देखेंगे कि pollutants कैसे ट्रैवल करते हैं ट्रॉफिक लेवल्स में। सबसे पहले pollutants होते क्या है? pollutants जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे इकोसिस्टम में एंटर करते हैं ड्यू टू आउटसाइड इंटरेक्शंस लाइक मैन्स की इंटरेक्शन से या आउटर एटमॉस्फेयर की इंटरेक्शन से लाइक मीटियोर वगैरह से। तो ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो नॉन डिग्रेडेबल नेचर के होते हैं, यानी जो डिकम्पोजर्स जिन्हें डिकम्पोज ना कर पाए, ये नॉर्मली एज इट इज परसिस्ट करते रहे एनवायरनमेंट में, तो वो होंगे हमारे पोल्यूटेंट्स। तो इसके 3 मेन सोर्सेज होते हैं। द फर्स्ट कॉमन सोर्स इज द पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। तो ये हमारी फूड चेन में कैसे एंटर करेंगे? जब भी आप किसी क्रॉप पे एक्स्ट्रा पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड छिड़क देते हैं तो दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल और द प्लांट्स। तो क्योंकि वो सॉइल और प्लांट ने उसे अपने अंदर ले लिया है, तो जब वहां पे कोई और प्लांट उगाएंगे या फिर उस प्लांट को कोई एनिमल या कोई ह्यूमन खाएगा तो वो उसके अंदर ट्रांसफर करता रहेगा। और क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर के है, तो ये जो है एज इट इज उस ऑर्गेनिज्म के अंदर परसिस्ट करेगा, ये डिग्रेड नहीं होगा। उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उतनी ही रहेगी, इनफैक्ट बढ़ती रहेगी एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर। बिकॉज एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक प्लांट नहीं मल्टीपल प्लांट्स खाएगा, तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है विद ईच ट्रॉफिक लेवल इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। So second source now of these pollutants can be in the form of the solvents and cleansing agent. तो जब भी आप किसी चीज को क्लीन कर रहे हैं या उसको डीग्रीज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके जब आप वो पानी पिए या वो क्लीन इंस्ट्रूमेंट को यूज करें तो वो आपकी बॉडी के साथ अटैच हो जाए और एब्जॉर्ब हो जाए, तो इसलिए भी ये पोल्यूटेंट्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। थर्ड एंड द मोस्ट कॉमन वे इज विद sources the plastics and the microplastics. तो आपने अक्सर देखा होगा कि lot of these days lot of the cattle are dying because of the consumption of plastic polythenes. तो क्या होता है कि हम अक्सर अपनी चीजें प्लास्टिक की जो पॉलीथीन्स होती हैं वो एज इट इज फेंक देते हैं, और उन प्लास्टिक पॉलीथीन्स में जो खाने की चीजें होती हैं या प्लास्टिक्स होते हैं उनको एनिमल्स इंजेस्ट कर लेते हैं। तो क्योंकि वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम उनको ब्रेक नहीं कर पाता, वो एज इट इज उनके इंटेस्टाइन में बनी रहती है, तो इसलिए भी ये एक पोल्यूटेंट की तरह एक्ट कर सकती है क्योंकि ये डिग्रेड नहीं हो रही है। आपने ये भी देखा होगा कि ओशंस दीज डेज आर बीइंग मेजर सोर्स ऑफ उनका मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन क्या है? प्लास्टिक पोल्यूशन। तो माइक्रोप्लास्टिक्स बहुत ज्यादा कॉमन है ओशंस के अंदर। माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? माइक्रोप्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स होते हैं जिनकी लेंथ 5 मिलीमीटर से कम होती है। प्लीज रिमेंबर दिस नंबर 5 मिलीमीटर, क्योंकि ये आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर माइक्रोप्लास्टिक्स। जो पॉल्यूटेंट्स की मूवमेंट हो रही है वो बेसिकली 2 प्रोसेसेस से होती है। द फर्स्ट प्रोसेस इज द बायो एक्यूमुलेशन एंड द सेकंड प्रोसेस इज बायो मैग्निफिकेशन। सो लेट अस सी what these two terms mean. So now the first method by which pollutant enters or moves in an organism is bioaccumulation. तो bioaccumulation में क्या होगा? जब एक पोल्यूटेंट एक ही ट्रॉफिक लेवल के अंदर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता रहेगा डिफरेंट सोर्सेज से, तो उसे हम कहेंगे बायो एक्यूमुलेशन।
तो आपको इसको कैसे याद रखना है? आपको इसको याद रखने का तरीका है वर्ड एक्यूमुलेट से, यानी जब कोई चीज इकट्ठी हो रही है एक ही जगह पे एक ही टाइम पे, तो उसे हम कहेंगे बायो एक्यूमुलेशन। फॉर एग्जाम्पल आप इस फिश के लिए देख सकते हैं, ये एक ही ट्रॉफिक लेवल में है, बट इसमें जो पोल्यूटेंट है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। पहले इसमें बहुत कम है, धीरे धीरे ब्लू लाइनिंग जो है वो कंटामिनेशन लेवल को दिखा रही है। तो विथ टाइम इन दीज फिशेस दिस पोल्यूटेंट इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। कैसे इंक्रीज कर रहा है? हो सकता है कि वो वाटर से थ्रू इसे एब्जॉर्ब कर रही हो सकता है कि जब वो रेस्पिरेशन कर रही हो तब इसे एब्जॉर्ब कर रही हो सकता है कि जब वो कुछ और सोर्सेज या दूसरी फिशेस को खा रही हो तो उनके थ्रू इसे एब्जॉर्ब कर रही हो। तो बेसिकली अपने इन्वायरमेंट या अपने फूड के थ्रू इसे जब कंज्यूम करती रहती है तो उसका पोल्यूटेंट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। विद टाइम जब ये पोल्यूटेंट लेवल इतना बढ़ जाएगा कि इसकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो जाएगा, तो इसका जो इम्पैक्ट हो सकता है, इट कैन लीड टू इवन इट्स डेथ, इट कैन लीड टू इट लॉस ऑफ इट्स रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज। तो जो है इसकी फंक्शनिंग पे इस बायो एक्यूमुलेशन के कारण डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। यानी बायो एक्यूमुलेशन इज a thing by which environment is affected or ecosystem is affected by the pollutant। अब देखते हैं दूसरा तरीका जिससे पोल्यूटेंट एंटर करता है। तो वो क्या होता है? बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन जो वर्ड है उसमें आपको याद रखना है मैग्नीफाई, यानी जो पोल्यूटेंट है वो बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। अभी आपने देखा था कि बायो एक्यूमुलेशन जो थी विद इन अ ट्रॉफिक लेवल बात कर रहे थे, जबकि हम बायो मैग्निफिकेशन में अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल्स बात करते हैं। तो ये पोल्यूटेंट कैसा होगा जो जिसकी क्वांटिटी बढ़ रही है? इट विल बी बेसिकली अ नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट विच हैज वेरी हाई हाफ लाइफ, यानी इसकी जो क्वांटिटी है वो जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होगी। इट विल नॉट बी अ शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट। सेकेंडली इट विल नॉट मोबाइल, यानी ये नहीं होगा कि वो ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म जब ट्रैवल कर रहा है तो वो खत्म हो जाएगा। थर्ड, इट शुड नॉट बी सॉल्यूबल इन वाटर, यानी अगर वो वाटर के साथ सॉल्यूबल होगा तो हो सकता है कि वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी एज ए यूरिन या जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल बॉडी से पास आउट हो रहे हैं तो उसके थ्रू एलिमिनेट हो जाएगा। बट अगर वो पोल्यूटेंट जो है वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है तो इट विल कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग। सो ये कैसा होगा? इट विल बी एबल टू डिसॉल्व इन फैट्स, और जो इसकी हाफ जो लाइफ होगी वो लॉन्ग टर्म होगी। तो ये इस पोल्यूटेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि बायो मैग्निफिकेशन कैसे हो रही है यहाँ पे, एक फॉर डीडीटी की एग्जांपल से। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है एक एक्वाटिक फूड चेन का, जहाँ पे ये वाटर में ओरिजिनली डीटीटी थी 0.03 ppm। तो ये वाटर में डीडीटी कहाँ से आ सकता है? हो सकता है कि ये जो क्रॉप्स का जो पानी है वो इसमें एंटर कर गया हो, या फिर कोई और सोर्सेज यानी डायरेक्टली इंडस्ट्री से ये डीडीटी आ गया हो। कोई भी रीजन हो सकता है इस वाटर में डीडीटी का। तो ये जो डीडीटी जो पहले 0.03 ppm था, जब इस वाटर को जू प्लैंकटन ने कंज्यूम किया तो उसके अंदर जो डीडीटी हो गया वो 0.04 ppm हो गया। फर्दर जब इस जू प्लैंकटन को स्मॉल फिशेस ने खाया तो उनके अंदर जो डीडीटी लेवल हो गया वो 0.5 हो गया। फर्दर जब इस स्मॉल फिश को इन लार्ज फिशेस ने खाया तो उनका डीडीटी लेवल क्या हो गया? 2 ppm। एंड जब इन लार्ज फिशेस को बर्ड्स ने खाया तो वो उनका डीडीटी लेवल हो गया 5 ppm, यानी इट हैज इंक्रीज ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स। तो आप देख सकते हैं कि कितनी फास्ट ये डीडीटी लेवल्स इंक्रीज कर रहे हैं विद ईच ट्रॉफिक लेवल। इट ऑलमोस्ट इंक्रीजेस बाय 10% एवरी लेवल। सो अगर हम बायो मैग्निफिकेशन बात करें तो देयर इज अ लॉट ह्यूज चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ द पोल्यूटेंट। सो जो हाईएस्ट लेवल हमेशा हमारा होगा, चाहे वो इस केस में फिश हो या फिर इस केस में जहाँ पे जो ह्यूमन है वो इस फिश को खा रहा है, तो वहां पे जो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल होगा हमेशा वहां पे पोल्यूटेंट की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है। तो इसी तरीके से जो हमने दो प्रोसेसेस पढ़े यानी बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, सिमिलर दो और भी टर्म्स यूज होती हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी भी दी जा सकती हैं। दे आर बायो कंसेंट्रेशन एंड बायो डाइल्यूशन। तो बायो कंसेंट्रेशन जो है कंसेंट्रेशन वर्ड से बना है, यानी उसमें भी कंसेंट्रेशन हो रही है, लेकिन कैसे? सिर्फ वाटर के थ्रू। तो यहाँ पे जो वर्ड इंपॉर्टेंट है विद इन अ ट्रॉफिक लेवल और वाटर। तो ये दो वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है कि बायो कंसेंट्रेशन कब होती है? जब एक्यूमुलेशन हो रही है एक ही ट्रॉफिक लेवल में, लेकिन कहाँ से? सिर्फ पानी के सोर्स से। तो ये होगी बायो कंसेंट्रेशन।
फोर्थ टर्म जो हमारी है, जो सिमिलर टर्म है, वो है बायोडाइल्यूशन। तो डाइल्यूट होने का मतलब है कम होना, तो डाइल्यूट आपको याद रखेगा, डी डाइल्यूट, डी डिक्रीज, तो यानी कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है जब हमारा ट्रॉफिक लेवल बढ़ रहा है। तो ये बेसिकली एक ऑपोजिट हो गया बायो मैग्निफिकेशन के, बायोडाइल्यूशन। तो यहाँ पे जब हम ट्रॉफिक लेवल्स के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करेगी। So now let's try to answer this question. A pesticide which is a chlorinated hydrocarbon is sprayed on a food crop. यानी हमारा pollutant क्या है? Pesticide. The food chain is food crop being eaten by a rat, being eaten by a snake, which is further being eaten by a hawk. In this food chain, the highest concentration of the pesticide which would accumulate in which one of the following. तो हमसे पूछी किस चीज की गई है? हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन पूछी गई है। अब आपको ये याद रखना है कि आपसे लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन पूछी जा रही है या हाईएस्ट। तो यहाँ पे हमसे पूछी जा रही है हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन। सो वुड इट बी ए फूड क्रॉप, बी रैट, सी स्नेक या डी हॉक? तो क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो फूड जो पोल्यूटेंट होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं विद ईच ट्रॉफिक लेवल, तो पोल्यूटेंट की सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होगी हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे। तो यहाँ पे हमारा हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल क्या है? दैट इज द फोर्थ लेवल इज हॉक। तो इसमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी। सो द आंसर वुड बी डी, दैट इज हॉक. So now the last question for today. What would happen if phytoplanktons of an ocean is completely destroyed for some reason? तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि अगर phytoplanktons को oceans में से हटा दें, completely destroy कर दें, तो क्या होगा? So the first statement is ocean as a carbon sink would be adversely affected, यानी oceans की carbon sink की quality को फर्क पड़ेगा. The second would be the food chains in the ocean would be adversely affected, यानी जो oceans की food chain है वो disrupt हो जाएंगी. The third is the density of the ocean water would drastically decrease, यानी जो density है वो बहुत ज्यादा decrease कर जाएगी. तो हमें क्या बताने हैं? हमें बताने कि इन तीनों में से कौन सी statements correct है. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक इकोसिस्टम में एक स्पीशीज की क्या अहमियत होती है, अगर हम उसे हटा देंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. प्लस हमें यह भी पता होना चाहिए कि कार्बन सिंक्स क्या होते हैं, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर क्या होती है. तो इन चीजों को, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको इन सभी चीजों का पता होना चाहिए. So to know what happens when a species is eliminated or its number increases in ecosystem, तो ये जो regulate होता है जिस process से, उससे कहते हैं homeostasis. So let us know what is homeostasis. Homeostasis, तो ये homeostasis ecosystem में वो process है जो regulate करता है species के structure को और उसके functional processes को. यानी homeostasis वो process है जो ecosystem की equilibrium conditions को maintain करके रखता है. सो आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम का. उस पॉन्ड इकोसिस्टम में अगर जू प्लैंक्टन्स के जो नंबर है वो सडनली बढ़ जाता है तो उससे क्या होगा? तो जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं वो किसे खाते हैं? वो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं. क्योंकि वो जू प्लैंक्टन्स का नंबर बढ़ गया है तो उनको ज्यादा फूड चाहिए होगा, तो वो फाइटोप्लैंक्टन्स को बहुत तेजी से खाने लगेंगे. क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज्यादा तेजी से खाए जाएंगे तो वो उतनी जल्दी रिप्लेस नहीं हो पाएंगे और उनका नंबर कम होने लग जाएगा. So there will be a scarcity of food. तो विद टाइम क्योंकि फूड की स्कार्सिटी हो जाएगी तो जू प्लैंक्टन का नंबर अपने आप डिक्रीज करने लग जाएगा. क्यों? क्योंकि अब उनके पास उतना फूड ही नहीं रहेगा ताकि वो अपना नंबर इंक्रीज कर सके. सो ये जो आपस में रेगुलेशन हुई कि पहले जू प्लैंक्टन का नंबर जो था इंक्रीज था वो वापस अपने नॉर्मल नंबर पे आ गया है. तो ये जो प्रोसेस है, एक फीडबैक मैकेनिज्म है, इसे हम कहते हैं होम्योस्टासिस. सिमिलरली आप ये भी कह सकते हैं कि अगर जू प्लैंक्टन का नंबर कम हो जाता तो क्या होता? जू प्लैंक्टन का जो नंबर है अगर कम होता तो फाइटोप्लैंक्टन की पॉपुलेशन हो सकता था बहुत ज्यादा बढ़ जाती. तो जैसे जैसे फाइटोप्लैंक्टन की पॉपुलेशन बढ़ती तो धीरे धीरे जू प्लैंक्टन के पास बहुत ज्यादा फूड हो जाता. तो क्योंकि उनके पास फूड बहुत ज्यादा हो जाता तो उनको रिसोर्सेज ज्यादा मिल जाते, तो उनकी रिप्रोडक्शन ज्यादा होने लग जाती. क्यों? क्योंकि उनके पास अब रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं तो उनका नंबर भी इंक्रीज करने लग जाएगा. तो वंस जू प्लैंक्टन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन विल साइमल्टेनियसली स्टार्ट डिक्रीजिंग. तो ये जो आपस में हो रहा है इंक्रीज डिक्रीज मैकेनिज्म, इसे हम कहते हैं होम्योस्टासिस. लेकिन ये जो होम्योस्टासिस है ये हमेशा हमारे नंबर्स को मेंटेन नहीं कर पाती. ये तभी मेंटेन होगा कि अगर जो डिस्ट्रप्शन है वो नेचुरल डिस्ट्रप्शन है. लेकिन अगर ये डिस्ट्रप्शन कॉन्टिन्यूसली रहती है इकोसिस्टम में तो ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो मेंटेन नहीं कर पाएगी. फॉर एग्जाम्पल हम हमेशा कहते हैं कि ह्यूमन ने इकोसिस्टम का बैलेंस खराब कर दिया है. क्यों? क्योंकि उन्होंने आउटसाइड इतने पोल्यूटेंट्स इन्वॉल्व कर दिए हैं इकोसिस्टम में, या जो प्लांट्स को रिमूव कर दिया, बहुत सारी स्पीशीज को
थ्रू पोचिंग एक्सटेंड कर दिया है, तो उसके कारण जो होम्योस्टैटिक कैपेसिटी है वो इकोसिस्टम की वो अनलिमिटेड ना होके लिमिटेड है, तो इसलिए जो इकोसिस्टम है अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को अब मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो अभी हमने देखा कि एक स्पीशीज का नंबर दूसरी स्पीशीज के नंबर पे डिपेंडेंट होता है, भले ही वो होम्योस्टैसिस के थ्रू रेगुलेट हो रहा है, लेकिन अगर डिस्ट्रप्शन कॉन्टिन्यूस रहेगी या कंप्लीट एलिमिनेशन हो जाएगी तो वो स्पीशीज उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा इकोसिस्टम पे, वो हमेशा न्यूट्रल नहीं रह पाएगा। सो लेट अस सी, अगर फाइटोप्लैंक्टन्स कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा इकोसिस्टम पे। दिस कैन बी नोन, अगर हमें पता लगे कि फाइटोप्लैंक्टन्स इकोसिस्टम में कैसे अपना रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट रोल जो वो प्ले करते हैं, दे आर बेसिकली बेस ऑफ मरीन इकोसिस्टम। बेस कैसे है, वो बेसिकली एक प्रोड्यूसर की तरह एक्ट करते हैं मरीन इकोसिस्टम में। प्रोड्यूसर्स इसलिए क्योंकि वो सन की एनर्जी को डायरेक्टली टैप करते हैं और उसे एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसे बाकी ऑर्गेनिजम्स यूज कर सकें। क्योंकि वो एक प्रोड्यूसर की तरह एक्ट कर रहे हैं तो वो बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए एनर्जी सोर्स की तरह एक्ट करते हैं। सेकेंड रोल जो फाइटोप्लैंक्टन्स प्ले करते हैं वो होता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वो कैसे प्ले करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो बट लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता क्या है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वो प्रोसेस है जिससे हम एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करते हैं और उसे स्टोर कर लेते हैं। अब ये कार्बन किसमें स्टोर होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये स्टोर होती है कार्बन सिंक में। तो कार्बन सिंक क्या होती है, एक नेचुरल या आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम इनडेफिनाइट पीरियड के लिए स्टोर करके रख सके। सो नेचर में बहुत तरीके की नेचुरल रिजर्वॉयर्स हैं और ह्यूमंस ने भी कुछ आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर्स को डेवलप कर लिया है। नेचुरल रिजर्वॉयर्स के कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं फॉरेस्ट और ओशियंस। ओशियंस जो है हमारी सबसे बड़ी कार्बन सिंक्स है। ऑलमोस्ट 90% जो हमारे अर्थ का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पे समाया हुआ है, वो समाया हुआ है ओशियंस के अंदर। तो ओशियंस कैसे कार्बन सिंक है, ओशियंस दो तरीके से कार्बन सिंक एक्ट करती हैं। फर्स्ट रोल जो होता है इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स का होता है और सेकेंड जो होता है कैल्सिफाइड ऑर्गेनिजम्स का होता है। फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को करते हैं। आप इसके लिए समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सन के थ्रू ट्रैप की जाती है और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाता है और उसको स्टोर कर लिया जाता है फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर। तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से रिमूव हो चुकी है तो ये बेसिकली एलिमिनेट कर रही है, एक कार्बन सिंक बनाने में हेल्प कर रही है ओशंस को। सेकेंड तरीका जो ओशन जिससे कार्बन सिंक की तरह एक्ट करते हैं वो होता है कैल्सिफिकेशन। जब भी जो भी ओशंस के अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो शेल्स होते हैं वो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट या उससे रिलेटेड चीजों के बने होते हैं। तो क्योंकि उनमें कार्बोनेट होता है कि वो कार्बोनेट को स्टोर करते हैं, इसलिए भी ओशंस एक तरह से कार्बन सिंक एक्ट करते हैं। तो ये दो तरीकों के दो रीजंस के कारण ओशंस जो होते हैं कार्बन सिंक्स होते हैं। अगर इनमें से एक भी चीज यानी या तो ये ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी तरीके से मरने लग जाएं या फिर जो फाइटोप्लैंक्टन्स है उनका नंबर कम होने लग जाए तो कार्बन सिंक की जो प्रॉपर्टी है ओशंस की वो उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन कि फाइटोप्लैंक्टन के एलिमिनेट होने से क्या रोल पड़ता है। फर्स्ट क्या था, ओशन एज अ कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। ये हमने अभी देखा कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर रहे हैं और ओशंस को कार्बन सिंक मेंटेन करके रख रहे हैं। अगर वो एलिमिनेट हो जाएंगे तो इस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। सो दिस वुड बी अ करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, द फूड चेन्स इन ओशंस वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। सो ये भी हमने पढ़ा कि होम्योस्टैसिस में अगर कोई भी स्पीशीज एलिमिनेट हो जाती है तो उससे जो फर्दर ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर एक प्रोड्यूसर यानी फाइटोप्लैंक्टन ही ओशन इकोसिस्टम में नहीं होगा, जो बेस है इकोसिस्टम का वो ही नहीं होगा, तो बाकी के ट्रॉफिक लेवल्स तो सर्वाइव कर ही नहीं सकते, तो फूड चेन्स भी डायरेक्टली इम्पैक्ट होंगी। थर्ड जो है डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर वो ड्रास्टिकली डिक्रीज। तो जो डेंसिटी होती है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स का मास बहुत कम होता है, ये आपने तभी देखा था जब हमने बायोमास इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ बायोमास किया था, तो वहां पे भी आपने देखा था कि फाइटोप्लैंक्टन का मास जो होता है वो बहुत कम होता है। तो अगर वो एलिमिनेट भी हो जाते हैं तो डेंसिटी की ओशन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि मास ज्यादा नहीं है फाइटोप्लैंक्टन्स का तो डेंसिटी पे इम्पैक्ट बहुत कम पड़ेगा। तो आंसर वुड बी 1 and 2 यानी ए।
सो फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ये आपको खुद ट्राई करना है, आप इसका आंसर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज लाइकली टू शो द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी वंस इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इकोसिस्टम? ये पूछा गया था 1997 फिल्म्स में। तो इसके ऑप्शंस क्या थे? ए ग्रास हॉपर, बी टोड, सी स्नेक या डी कैटल। तो ये आप क्वेश्चंस खुद ट्राई कर सकते हैं आंसर करने के लिए। इसके लिए बस आपको ये पता होना चाहिए कि डीडीटी एक पोल्यूटेंट है और पोल्यूटेंट जो होता है इकोसिस्टम में कैसे ट्रैवल करना है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करें और इसका आंसर हमारे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में। सो फ्रेंड्स, बिफोर गोइंग देयर इज अ स्मॉल होमवर्क फॉर यू। आपको पता है कि प्रीलिम्स अब सिर्फ 3 महीने दूर है, तो आपको अपनी स्पीड जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करना है। तो इसलिए हम आपको छोटा सा एक होमवर्क दे रहे हैं। आपको पता है कि प्रीलिम में ज्यादातर जो इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी में से होते हैं या फिर इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में से होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम आपको 3 ऑर्गेनाइजेशंस दे रहे हैं जो बहुत ही कॉमन और फ्रीक्वेंटली यूपीएससी में पूछी जाती हैं। तो आपको इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है और 4 चीजें पता करनी है। पहली चीज जो आपको पता करनी है वो है उनका नेचर। नेचर यानी कि वो कैसे कैसे बनी हुई हैं, क्या वो किसी एक्ट से बनी है, क्या उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, वो किस टाइप की है। तो ये होगा उनका नेचर। सेकेंड चीज जो आपको पता करनी है कि उनको हेड कौन करता है, यानी उनका हेड कौन है, क्या वो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, क्या वो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या वो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, कौन उनका हेड है। थर्ड चीज जो आपको देखनी है कि उनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। एंड लास्ट उनको चीज जो आपको देखनी है वो ये कि उनका वर्किंग गोल क्या है, क्या उनकी कंजर्वेशन, किस चीज को वो कंजर्व करने के लिए वर्क करती हैं, क्या उनके लाइंस हैं, क्या उनकी बाउंड्रीज हैं वर्किंग के लिए। तो वो सब आपको पता करना है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में आपको पता करना है वो है एनटीसीए, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन जो आपको पता करनी है वो है सीपीसीबी, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एंड लास्ट जो जिसके बारे में आपको पढ़ना है वो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़िए और ये चारों चीजें इनके बारे में पता करिए। So friends, that's all for today. Hope you like this video. We'll be back tomorrow with the next lecture of environment module. Thanks.